हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत दिल खोल कर स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं अग्निवीर का चैप्टर नंबर 8। इसमें हम देखेंगे अग्निवीर नर्सरी स्टैंडर्ड का है प्रैक्टिस नंबर 8। इसमें क्या करेंगे इसमें हम कम से कम 35 क्वेश्चन साइंस के तो करते ही करते हैं। उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि पीछे की जितने वीडियो आपने अच्छे देखेंगे और समझ भी लिए होंगे, और आप देख भी रहेंगे कि धीरे धीरे क्या है क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लेवल के आते जाते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी। जैसे कि मानो एक लोहे की गेंद है, आपने मतलब गर्म की, उसे पिघला दी, तो अत्यधिक वृद्धि किसमें होगी। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए त्रिज्या में, ऑप्शन बी क्षेत्रफल में, ऑप्शन सी आयतन में, या ऑप्शन सी द्रव्यमान में। अगर बात करें प्रश्न नंबर 1 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो सही उत्तर क्या रहेगा, यानी कि जब लोहे को हम गलाएंगे तो वृद्धि किसमें जाएगी, इसके आयतन में, यानी कि सी से रहेगा। क्या होगा, सी। यानी कोई भी लोहे को आप गलाएंगे तो वृद्धि होगी किसमें, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। इसमें आयतन में वृद्धि हो जाएगी। मानो कोई छोटा सा टुकड़ा है आयरन का, लोहे का, आपने गलाया तो क्या आयतन उसका बढ़ जाएगा ना। तो भैया लोहे की गेंद को जब गर्म करने पर अधिक प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति होती है, कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड, या 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति भैया क्या होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखें आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ये हो जाएगा सही, कौन सा, सी वाला, 2 का सी सही हो जाएगा। अच्छा, ये सूर्य से आती हुई जो किरण है ये पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है, लगभग 500 सेकेंड लेती है, 500 सेकेंड लेती है। अगर बात करें मिनट में तो 8 मिनट से लेकर 16 से लेकर 20 सेकेंड में पृथ्वी तक आती है क्या, सूर्य से किरण। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है, ये योगात्मक होती है, वैकलनात्मक होती है, विवरण होती है, या क्रम विनिमय होती है। तो आवेशों की प्रकृति कैसी होती है बताना है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में हमारा जो होगा 3 का आंसर कौन सा, ए वाला एकदम सही हो जाएगा। यानी कि आवेशों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो भैया आवेशों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो योगात्मक होती है। योगात्मक होती है। कैसी होती है, योगात्मक होती है। किसकी, इसकी प्रवृत्ति योगात्मक होती है आवेशों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल क्या किया जाता है, या कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी सिलिकॉन का, ऑप्शन सी एनोवाइट का, या ऑप्शन सी चांदी का। तो ट्रांजिस्टर बनाने में भैया किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर को बनाने में भैया हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा बी वाला सही रहेगा। 4 का ऑप्शन बी सिलिकॉन। और ये जो सिलिकॉन होते हैं ये अत्यधिक फ्लेक्सिबल होते हैं, मुलायम होते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर में हम प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद बात करें, देखो देगा चांदी। चांदी क्या है, ये विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तांबा भी, और तांबे के भी तार बनाए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, इन सबको हम सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। न्यूटन के गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के नाम से, या जड़त्व के नाम से, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के नाम से, या ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर गति के नाम से। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है किस नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रथम नियम है, इससे हम क्या भैया जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑप्शन हमारा कौन सा बी से रहेगा, यानी कि इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं किसको,
ये हमारा न्यूटन का प्रथम नियम। भैया न्यूटन के कितने नियम थे? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? न्यूटन के 3 नियम थे। न्यूटन के 3 नियम थे। कौन कौन से? देखो, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम आप देखेंगे ये है जड़त्व का नियम, द्वितीय है संवेग संरक्षण का नियम, और तृतीय नियम कौन सा होता है? क्रिया। तृतीय होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो ये होगा, ये है संवेग। द्वितीय कौन सा होता है? संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। और प्रथम आपका कौन सा है? जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के 3 नियम थे। प्रथम नियम संवेग, व प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, द्वितीय है संवेग संरक्षण का नियम, और तृतीय नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा? 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनिया क्लोराइड में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 6। तो अमोनिया क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा। तो जो अमोनिया के बारे में समझेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 6 जिसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? डी सही हो जाएगा। कितना? डी। कितने होते हैं? तो इसमें कितने परमाणु होते हैं भैया? तो इसमें 6 परमाणु होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर हमारा कौन सा? 6 हो गया। तो एक अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होगी? कितनी होगी? ऑप्शन ए 7 होगी, ऑप्शन बी 1 होगी, ऑप्शन सी 8 होगी, या ऑप्शन डी 2 होगी। हमको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करेंगे तो इसका जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? पहले दिया गया 2, फिर दिया गया 8, फिर दिया गया 7। देखो पहले कक्षक में 2 भरे जाएंगे, द्वितीय जो पहले में 2 भरे जाते हैं, द्वितीय में 8 भरे जाते हैं, तृतीय में 8 भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना कम है? 1 कम रह गया। तो जो बैलेंसी होगी, कितनी बैलेंसी जाएगी? तो बैलेंसी कितनी जाएगी भैया? तो बैलेंसी कितनी जाएगी? इसमें 1 बैलेंसी हो जाएगी। अब आखिर दिया क्या गया? तो गिनो, 2, 8, 10, 8 कितना हो गया? यहाँ पे होगा 18। लेकिन हमें ये दिया गया है, ये दिया गया, तो इससे क्या बनेगा? 8, 7, 15 तो 17, और 17 में क्या होता है भैया? क्लोरीन। क्या होता है 17 पे क्लोरीन होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 17 पे क्लोरीन होती है, ये क्लोरीन का है। तो इसकी बात करेंगे 7 का हमारा उत्तर क्या रहेगा? 1 बोले तो बी, 7 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, या ऑप्शन डी है 16। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इससे हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। यानी कि एक संयोजी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें ऑक्सीजन की, तो देखो अगर हम बात करें आवाज साड़ी में, ये क्या है? ऑक्सीजन। इसके पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8। परमाणु भार कितना है? 16। ठीक है, और ऑक्सीजन से ही क्या बनता है भैया? इससे ही ओजोन बनता है। देखो कैसे ओजोन बनता है इससे। देखो अगर O3 है तो क्या हुआ? ये ओजोन बन गया। ऑक्सीजन सिंगल है, लेकिन जब प्रयोग किया जाता है तो इसको कैसे O2 के रूप में लिखते हैं। यह एक तत्व है जो सिंगल प्रयोग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसे हम O2 के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। इसका हमारा कौन सा? 8 का बी से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 44 होगा, 28 होगा, 32 होगा, या 16 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और अगर आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आपसे परमाणु भार पूछा गया है। परमाणु और भार पूछा गया, आप बताएंगे कि परमाणु भार इसका कितना है। तो कैसे निकालेंगे? बात करेंगे कार्बन की और ऑक्सीजन की। कार्बन की बात करें तो कार्बन, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन होता है परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार इसका होता है 12। इस प्रकार से आवर्त सारणी में रखा होता है। उसके बाद
बात करें ऑक्सीजन की भी बताए थे, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। अब हमसे क्या पूछा गया, परमाणु भार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना लेंगे 12, यह लिखो 12, उसके बाद ऑक्सीजन कितना लेंगे 16, ये हमें लेना परमाणु भार है ना। तो 2 और 6 कितना हुआ 8, 2 6 कितना हुआ भैया 8, उसके बाद एक कितना हुआ 2 यानी कि 28। तो भैया जी 9 में जो कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु भार होगा वो कितना होगा 28 हो जाएगा, जो कि अगर 9 की बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 10। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारा पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रतिकण, ऑप्शन सी फोटोन या ऑप्शन डी न्यूट्रॉनो। तो किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करेंगे तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि जो ये है पॉजिट्रॉन। क्या होते हैं भैया, ये पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पॉजिट्रॉन भैया। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं तो उन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है, उप परमाणु के विपरीत गुण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डॉट 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 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में क्या मिलाया जाता है। क्लोरीन मिलाई जाती है, हाइड्रोजन मिलाया जाता है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन मिलाया जाता है या ऑप्शन डी नाइट्रोजन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। और बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 की तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर होगा वो क्या चलेगा भैया, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसमें क्या मिलाया जाता है भैया, देखो सूरज की रोशनी से उपस्थित को जो अधिक अभिक्रिया बढ़ाएगा हाइड्रोजन में कौन बढ़ाएगा, तो भैया वो क्लोरीन बढ़ाएगी, यानी कि क्लोरीन मतलब बोले तो Cl2। अब हाइड्रोजन से कैसे, क्योंकि जो सूर्य से किरण आती है उसमें क्या अत्यधिक हाइड्रोजन की भी मात्रा मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए रक्त का, ऑप्शन बी शुद्ध जल का, ऑप्शन बी डिटर्जेंट का या ऑप्शन डी नींबू का। तो प्रश्न नंबर अगर 12 की बात करेंगे तो हमारा क्या सही होगा। देखिए प्रश्न संख्या 12 हमें पहले दिया गया रक्त, तो पहले लिख लेंगे हम रक्त। उसके बाद क्या दिया गया भैया, उसके दिया गया शुद्ध जल, यानी कि आप लोग जल जल शुद्ध एक ही बात है। उसके बाद क्या दिया गया डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और फिर दिया गया है नींबू का रस, नींबू का रस। अब मैं इनमें से चूज करना है, इनमें से बताना है कि किसका pH मान सबसे कम होता है। अगर हम pH स्केल की बात करें, पैमाने की बात करें, तो pH स्केल पैमाने में क्या होता है 0 से लेकर 14 तक ही पैमाना होता है और बीच में न्यूट्रल होता है, उदासीन जो 7 होता है, इसका मान यहाँ पे पानी होता है। अगर हम 7 से आगे जाएंगे भैया, 7 से प्लस जाएंगे तो हमारे पास इधर क्या बनेगा, इधर क्षार बनेगा यानी भस्म बनेगा। ठीक है, और अगर पीछे आएंगे भैया 7 से कम आएंगे तो क्या बनेगा, इधर अम्ल बनेगा। ठीक है, अब बात करें रक्त, तो रक्त का pH मान की बात करेंगे, रक्त का pH मान होता है भैया 7.4। ठीक है, और जल की बात करें तो इसका pH होता है 7। तो ये तो भैया क्षार हो गया, क्यों रक्त क्षार हो गया है। और ये तो जल क्या, जल तो भैया उदासीन हो गया। क्यों उदासीन क्यों हो गया, क्योंकि जो जल है इसने क्या किया, जल है जो बीच में रुका। और उसका डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट क्षार होता है, क्यों ये अलग अलग होता है। जो ये होता है ये 9+ प्रवृत्ति का होता है, तो ये क्या होगा, ये भी क्षार हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम नींबू का रस, नींबू के रस का अगर pH मान की बात करें तो इसका pH मान 2.4 यानी कि 2.4 होता है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में pH मान न्यूनतम होगा या सबसे कम होगा। तो नींबू का रस जो कि हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा, किसमें नींबू का रस। और 12 का ऑप्शन कौन सा, डी वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है। ग्रेफाइट, हीरा और बकमिनिस्टर या फुलरीन, इन सब में क्या कॉमन पाया जाता है। तो आप देखें, और इन क्वेश्चनों को करने का एक अच्छा तरीका भी होता है, आप जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में खोज कर लें और आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13
और 13 के बारे में हम चर्चा करेंगे आराम से, विस्तार से। जैसे कि ग्रेफाइट, भैया ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा, डायमंड जो भी हैं ये सब कार्बन के अप्रूफ होते हैं। तो तांबा ऑप्शन होगा नहीं, जिंक जस्ता होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा नहीं, ऑप्शन डी हमारा कार्बन हो जाएगा। कौन सा? डी। आप समझो। हीरा की बात करें, हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कैसा है? अगर हीरा की बात करेंगे हम तो जो हीरा है वो सबसे कैसा है? हीरा तो भैया कठोर है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझा, हीरा कठोर है, लेकिन कैसा? ये कार्बन का ही अप्रूफ होता है। ग्रेफाइट भी, बकमिनिस्टर भी और फुलरीन भी। भैया फुलरीन, ग्रेफाइट, देखो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट प्लस फुलरीन ये दोनों एक साथ ही क्रिया एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों पदार्थ ये क्या है? ये कार्बन के सभी कैसे हैं? ये कार्बन के अप्रूफ हैं या इनमें अंश मात्र कार्बन पाया जाता है। यहाँ समझ गए? तो ठीक है, 13 का कौन सा? डी सही हो जाएगा। जैसे पृथ्वी पर सबसे कठोर क्या? हीरा। उसके बाद ग्रेफाइट, फुलरीन ये कार्बन के अप्रूफ होते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा? 13 का डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कोयला और पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन सल्फर, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फोरस और ऑप्शन सी सल्फर फास्फोरस। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको बता दें हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर है 14 यानी 14। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 को हम आपको सिखाएंगे आप हल कैसे करें। आप अगर नहीं भी जानते फिर देखो, आपसे पूछा गया है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद है। आप देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो भैया नाइट्रोजन तो हमारा कोयले में हो सकता है लेकिन फास्फोरस कभी नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद क्या है? ऑप्शन बी है नाइट्रोजन सल्फर। हाँ बिल्कुल, सल्फर भी हो सकता है, ये दो हो गए। और ऑप्शन सी देख लीजिए कैल्शियम। भैया कैल्शियम कभी नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम क्या होता है? संगमरमर चूना पत्थर में पाया जाता है, ये वहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद फास्फोरस होगा नहीं, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में सल्फर तो था लेकिन भैया उसमें भी रख दिया गया फास्फोरस, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? 14 का बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर। तो ये जो तत्व हैं ये कोयला और पेट्रोलियम के ईंधन में पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में। अब कोयला की बात करें तो कोयला भारत के झारखंड राज्य के झरिया जिले में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और एंथ्रोसाइड जो कोयला होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है। उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बात करें पेट्रोलियम की तो भारत का एक राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम के जो कुआं पाए गए थे वो असम राज्य के डिगबोई में पाए गए थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो अग्रणी राज्य है पेट्रोलियम में कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य अग्रणी राज्य है, ठीक है, महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 14 का बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा, 14 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर है ऑक्सीजन में डॉट 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 क्या होते हैं? क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, या फिर ये दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या ऑप्शन लगा? जो ऑक्सीजन भैया क्या करता है देखो हम बता दें। क्वेश्चन 15 जो ऑक्सीजन होता है ये करता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अच्छा, अगर बात आई ऑक्सीजन की तो बता दें पृथ्वी पर कितनी ऑक्सीजन भैया पाई जाती है? तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी पर, ठीक है। और गैस में जो हम लोग क्या करते हैं, जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं वो हीलियम के साथ साथ, हाँ भैया हीलियम के साथ साथ ऑक्सीजन को भी लेके जाते हैं। और ये अस्पतालों में भी प्रयोग की जाती है, हीलियम और ऑक्सीजन अस्पतालों में भी प्रयोग की जाती है। तो हम 15 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें 15 का ऑप्शन कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इसका परमाणु भार कितना होता है? वो एक मोल कितना होता है? तो भैया इसका जो मोल होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हो गया। चलिए
इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कोई भी मान लो ये परमाणु है, उसके बीच में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो 15 की बात करेंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग फल पसंद भी करते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 16, और 16 का ऑप्शन होगा ए सही। क्यों, क्योंकि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या भैया, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए ये तो आपका फलों का हो गया, ये तो आपका फलों का हो गया। अब हमें कुछ बता दें, ठीक है, हम आप एक लिखते हैं। चलो बताओ भैया, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा बोले तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन 2। दूसरा बताएं, मछलियों का अध्ययन, किसका भैया, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मछली का अध्ययन, जो मछली है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए भैया उसके बाद ना, मछली का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, मछली का अध्ययन। हाँ, अंगूर की खेती क्या कहते हैं, मतलब अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंगूर की खेती को, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अच्छा, मधुमक्खी पाल, क्वेश्चन ये तो मैंने आपका दिया था आपको इससे पहले, बस उसमें कमेंट करने के लिए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ठीक है। अब वो छोड़े, बताओ केचुआ पालन को क्या कहते हैं। केचुआ पालन को क्या कहा जाता है। तो इसमें बताएंगे, ये दिए 4 ऑप्शन। पहला है मृदा के अध्ययन क्या कहते हैं भैया, तो इसे कहते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन पोमोलॉजी, इसे क्या कहते हैं, मृदा के क्या कहते हैं, पीडोलॉजी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को बोलते हैं पीडोलॉजी, पीडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है मछली का अध्ययन है इकेथियोलॉजी, इकेथियोलॉजी कहलाता है मछलियों का अध्ययन। उसके बाद अंगूर की खेती, विटीकल्चर क्या कहलाती है भैया, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर। कल्चर में क्या होता है भैया, कल्चर में खेती होता है। उसके बाद केचुआ पालन यानी कि वर्मी कल्चर, क्या होता है, वर्मी कल्चर। कल्चर में क्या होता है भैया, हम बता दें, कल्चर में पालन, केचुआ पालन, क्या कहना है, वर्मी कल्चर। तो यहाँ से हम इतना कवर कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 16 का क्या होगा हमारा, क्वेश्चन 1 से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 17 का है, निम्न में नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है, बिजली चमकने से, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों में, ऑप्शन सी ए या बी दोनों में, या ऑप्शन डी वर्षा में। तो नाइट्रोजन का यौगीकरण किसमें होगा, तो हम देखते हैं किसमें होगा भैया। 17 का हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, नाइट्रोजन होगा 17 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का उत्तर हमारा रहेगा सी सही। क्या रहेगा, सी सही रहेगा, मतलब कि ए प्लस बी दोनों। कैसे, नाइट्रोजन का जो यौगीकरण होता है वो बिजली के चमकने से होता है। किसके, बिजली के चमकने से होता है। उसके बाद जब बिजली चमकती है तो इसका भी क्या होता है, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी होता है। किसके, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी होता है। सूक्ष्म जीवों से एक बात याद आई मुझे, जो कीट पतंगा होते हैं, ये किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो बताएं किसके द्वारा सांस लेते हैं। वो एक और क्वेश्चन बताएं कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो देखिए, कीट पतंगा अपने बातक तंत्र के माध्यम से सांस लेते हैं, और मछली गिल यानी कि गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। अच्छा, मानव किसके द्वारा सांस लेता है, मानव बताना, नाक से या फेफड़ों से। डाउट वाला क्वेश्चन आपके लिए, एक हमने दिया नाक, दूसरा दिया फेफड़े। क्या दिया भैया, फेफड़े। कमेंट में बताना कि मानव किसके द्वारा सांस लेता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। इसमें क्या था कि इसमें बिजली के चमकना और सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का यौगीकरण किया जाता है। और बता दें, नाइट्रोजन का यौगीकरण कुछ पौधों के द्वारा भी किया जाता है, चने की खेती के द्वारा किया जाता है, या झाखर की खेती बो देते हैं, तो और बाजरा बोते हैं, तो इससे भी नाइट्रोजनीकरण किया जाता है। ये जो खरीफ की फसल है, आप कह सकते हैं कि जितनी खरीफ की फसलें ये अत्यधिक नाइट्रोजनीकरण ही करती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जीव का निवास स्थान कहाँ है, निकेत में, पारिज में, एकोटान में,
या आवास में। क्वेश्चन नंबर 18, प्यारा क्वेश्चन 18 कह रहा है कि जीव का निवास स्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, और जीव का निवास स्थान कहाँ है, तो बताएं भैया जीव का निवास स्थान कहाँ होता है, तो वो कहाँ रहेगा, आवास में। जीव हम लोग कहाँ रहते हैं, तो मानव कहाँ रहता है, तो मानव रहता है आवास में। मानव कहाँ रहता है, तो मानव आवास में रहता है। मानव आवास में रहता है। जो जीव रहता है वो जीव कहाँ रहता है, जीव हमेशा आवास में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से है हमारा क्वेश्चन 18 का कौन सा, डी वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा एक बात है, जीव आपको बता चुके कि जीव बनता कैसे, बार फिर से बता दें जीव कैसे बनता है। देखिए जीव बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, यहाँ समझना। एक जीव कैसे बनता है हमने कल बताया था आपको। देखो हमारा शरीर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना। किससे बना, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना, और छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है भैया, ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। और छोटे छोटे ऊतक में क्या बनता है भैया, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। और छोटे छोटे अंग से मतलब क्या बनता है भैया बताएं, अंग अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। अंग अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र मतलब क्या बनता है भैया, एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब ये जीव कहाँ रहेगा के, ये जीव हमेशा निवास रहेगा। और से बताना ये जो कीट होता है, कीट कैसे रहता है, कुछ कीट कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ कीट मिट्टी में रहते हैं। तो इसमें देखना ज्यादातर जीव कैसे कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन मानव कैसे रहता है, मानव आवास में रहता है। मानव कैसे बनता कैसे जीव है, तो ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता, ऊतक बनता, ऊतक से अंग बनता, अंग से अंगतंत्र, अंग से फिर जीव का निर्माण हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब हम क्वेश्चन नंबर 19, बेपादप जो औसत जल में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब ना तो ज्यादा जल चाहिए और ना तो ज्यादा सूखा, मतलब एक सामान्य परिस्थिति चाहिए, जैसे कि समोद्भिद, बलुकोद्भिद, शुष्कोद्भिद या जलोद्भिद। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें है समोद्भिद। हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। देखो अगर बात करेंगे हम समोद्भिद की बात करेंगे, समोद्भिद की बात करें तो देखना क्या है था, ये समोद्भिद जो पौधे होते हैं, ये पौधे कैसे होते हैं, ये पौधे ना तो ज़्यादा बरसात चाहते हैं, ना तो इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और ना तो ज़्यादा इन्हें धूप की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूनतम पानी और न्यूनतम धूप चाहते हैं कौन से, समोद्भिद पौधे। उसके बाद बात करें, ये है शुष्कोभिद पौधे। जो शुष्कभिद पौधे होते हैं वो अत्यधिक बरसात में होते हैं। अच्छा ये ऑप्शन डी हमारे जलोद्भिद। देखो अगर बात करेंगे जलोद्भिद की, जलोद्भिद, तो भैया जो जलोद्भिद के पौधे होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पौधे समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र का जल कैसा होता है भैया, खारा होता है। कैसा होता है, खारा होता है। और यहीं से नमक, क्या भैया, नमक, और कुछ झीलों के द्वारा, कुछ झीलों से नमक क्या होता है, नमक प्राप्त होता है। ठीक है, नमक प्राप्त होता है, यहाँ से नमक प्राप्त होता है। तो समुद्र की बात है। अच्छा ये जो है, जो समुद्रभिद है, ये कैसे पौधे हैं, तो ना तो ज्यादा धूप चाहते हैं और ना तो ज्यादा बरसात चाहते हैं, एक न्यूनतम तापमान चाहते हैं। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अदरक क्या है, क्या प्रकंद है, क्या जड़ है, क्या तना है। क्वेश्चन नंबर 20, अदरक क्या है भैया, तो अदरक एक प्रकंद है। अदरक क्या है, अदरक एक प्रकंद है। अदरक एक प्रकंद है। ठीक है, अदरक क्या है, अदरक एक प्रकंद है जो मिट्टी में यानी जड़ के माध्यम से प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, प्याज क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्याज क्या है। आप लोग प्याज खाते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि प्याज क्या है, प्याज क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, 21 की बात करेंगे तो प्याज क्या है भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या तना है, क्या प्रकंद है, क्या मार्शल पर्ड है या जड़ है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं आप समझ जाएंगे क्या है, ये मार्शल पर्ड है। जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला सी हो जाएगा, यानी कि मार्शल पर्ड है। कौन सा, जो प्याज है। प्याज मार्शल पर्ड क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि प्याज में क्या होता है, देखो प्याज कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि प्याज इस प्रकार से होता है। अब इसमें ये हल्के से ऐसे से अंदर मार्शल पर्ड पाए जाते हैं,
फिर मार्शल पार्ट के काढ़े प्याज कैसा होता है, ये प्याज कैसा है, तो ये मार्शल पार्ट की तरह अलग अलग पार्ट में बटा होता है। ठीक है, चलिए और देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हम 22। आलू क्या है, इसको आप लोग जानते होंगे, आलू क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि आलू क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर है, आलू क्या है। तो बात करेंगे, आलू एक तना है, क्या है, आलू एक तना है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अच्छा बताना, आलू एक तना है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप बताना। आलू अगर क्वेश्चन दें आपको कि आलू अनुसंधान, ये क्वेश्चन आता है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। कहाँ है, शिमला में। हम कैसे याद करेंगे, जब हम आलू बनाते हैं तो साथ में शिमला मिर्च डालते हैं, तो रखेंगे शिमला। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला। ऐसे आपको आता है कि बताना गन्ना अनुसंधान, भैया गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अगला बताना भैया विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है। और चावल के लिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, विष है, चावल है। और ये एक होता है द्वारा क्या नाम, ट्रैक्टर। ठीक है भैया, ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर खेत में चलते हैं, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये बताएं भैया चारों में से क्या सही होगा। तो जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ भैया है, ये लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र। विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया, ये भी लखनऊ में ही पाया जाता है, लखनऊ में इसका केंद्र है। चावल कहाँ भैया, तो ये कटक में है। कहाँ है, चावल अनुसंधान कहाँ भैया, ये हमेशा कहाँ है, ये कटक में है। अच्छा, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ भैया, ये भैया दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ से इतना हम कवर करके चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 23, नारियल क्या है। नारियल जो कि दक्षिण भारत में अत्यधिक पाए जाते हैं। दक्षिण भारत से मतलब है तमिलनाडु हुआ, बंगलोर हुआ, कर्नाटक हुआ, इन राज्यों में, आंध्र प्रदेश या फिर उसके बाद तेलंगाना, इन राज्यों में अत्यधिक पाया जाता है। तो नारियल क्या है, भ्रूण पोष है, प्रकंद है, तना है या जड़ है। तो बात करें अगर नारियल की, तो नारियल में क्या रहेगा, नारियल भ्रूण पोष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, नारियल क्या है, नारियल एक भ्रूण पोष है। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करेंगे तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि भ्रूण पोष है। नारियल क्या है, नारियल एक भ्रूण पोष है, क्योंकि नारियल तोड़ के खाया जाता है अंदर से, इसका जल भी पिया जाता है नारियल का, और नारियल का तेल भी निकलता है। आगे याद रखना, यदि किसी व्यक्ति को उसके पैरों में क्या है, कुछ वेरिकोज वेन जैसी दिखती है, नीली नीली, या फिर दिक्कत समस्या हो जाती है, यदि वो नारियल का तेल लगाता है तो उससे क्या होता है, कुछ हद तक वो ठीक हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जोंक कैसा जीव है। सबसे पहले तो मुझे बताएं भैया, जोंक में हड्डी होती है कि नहीं। जो जंगल से आते हैं वो लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और पकड़ के जोंक पकड़ के चीड़ फाड़ के देखना, और देखने के बाद क्या करना भैया, हाँ देखने के बाद कमेंट करना जोंक में हड्डी होती है कि नहीं। और उसके बाद अगर नहीं भी पता तो बताना, नेक्स्ट में हम बताएंगे इसमें हड्डी होती है जोंक में या नहीं, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, तो जोंक कैसा जीव है भैया, तो यह रक्ता, आप जानते हो कैसा, ये रक्ता मतलब खून पीता है, यह रक्ताहारी है, यह रक्ताहारी जीव है, ये खून पीते है जोंक। ठीक है, ऑप्शन कौन सा भैया इसमें रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी, रक्ताहारी या सर्वाहारी। तो जोंक कैसे भैया, ऑप्शन नंबर सी, जोंक एक रक्ताहारी जीव है, रक्त पीती है। ठीक है, जोंक रक्ताहारी जीव है। अच्छा, ये जोंक पाई कहाँ जाती है, तो पानी, कहाँ भैया, पानी प्लस मिट्टी, पानी प्लस मिट्टी में यह जोंक पाई जाती है। वो भी कैसी मिट्टी, काली मिट्टी। कैसी भैया, काली मिट्टी में पाई जाती है, ऐसी लाल पीली मिट्टी में नहीं पाई जाती है, काली मिट्टी में पाई जाती है। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं भैया, तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी सबसे किसके लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, तो कपास। किसके भैया, कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है कौन सी, काली मिट्टी। तो यहाँ से इतने पॉइंट में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, केकड़ा कैसा जीव है। आज बायो के क्वेश्चन को अच्छे अच्छे रखें। केकड़ा आप लोग जानते हैं इसके 6 पैर होते हैं, और ये भी मिट्टी जल में रहता है, नदी किनारे रहता है। तो केकड़ा कैसा जीव है,
सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या रक्ताहारी? सोच के बताना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि केकड़ा। अच्छा, केकड़ा जो अगर इसमें केकड़ा पकड़ लेता है एक बार तो जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं, ठीक है। चलिए, केकड़ा कैसा जीव है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24 और हमें बताना है केकड़ा कैसा जीव है। तो आपको बता दें हम, जो केकड़ा होता है भैया वो कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। केकड़ा सर्वाहारी होता है। और यहाँ से समझ के चलना कैसे, देखना भी बताएंगे केकड़ा सर्वाहारी कैसे होता है। अगर बात करें सर्वाहारी वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा। कौन सा? 24 का ए से रहेगा। अब सुनो, जो केकड़ा होता है सर्वाहारी, ये सबसे ज्यादा किस पे निर्भर रहता है? मिट्टी पे। किस पे? अत्यधिक मिट्टी को खाता है। कहाँ पाया जाता है? तो तालाब, जल या नदी किनारे पाया। मान लो हमने माना तालाब और नदी के किनारे तट पर पाया जाता है। और ये कीटों को खाता है। किसको भैया? ये कीटों को खाता है। किसको भैया? कीटों को खाता है। कीटों के साथ साथ ये मिट्टी को खाता है। और ये घास, हम क्या समझेंगे? मतलब घास फूस को भी खाता है। अगर कोई मुलायम घास है तो घास फूस को भी ये खाता है। कौन? केकड़ा। तो यहाँ से ये इतना पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब ये याद रखना, केकड़ा भी अत्यधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये हमेशा दो मिट्टी में पाया जाएगा। या तो केकड़ा बलुआ मिट्टी में पाया जाएगा, या तो केकड़ा काली मिट्टी में पाया जाएगा। या तो बलुआ मिट्टी में या काली मिट्टी में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 24 का कौन सा क्वेश्चन हमारा? ए वाला सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं 25। हाथी कैसा जीव है? इतना जी क्वेश्चन। रक्ताहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है या सर्वाहारी है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हम इतना इजी है कि अगर कोई आएगा तो हर एक बच्चा करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाथी क्या है? तो हाथी कैसा होता है? हाथी शाकाहारी होता है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है हाथी। हाथी कैसा है? शाकाहारी। अब बताओ, पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? बताएं। तो कौन सा है? तो हाथी। कौन सा भैया? हाथी है, हाथी है। लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो भैया क्या होगा? तो ब्लू व्हेल हो जाएगी। ब्लू व्हेल क्या है? यह एक मछली है। कैसी है? एक मछली है। ब्लू व्हेल क्या है? यह एक मछली है। पृथ्वी पर पाया जाने सबसे मतलब बड़ा जीव तो हाथी है, और स्तनपायी पूछा जाएगा तो ब्लू व्हेल यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम इसे कवर कर लेंगे। हाथी के बारे में बताएं। हाथी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस भारत में 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब भैया? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 12 अगस्त कुछ और मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल। तो 12 अगस्त को युवा दिवस भी मनाया जाता है। युवा दिवस भी मनाया जाता है। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में युवा दिवस भी मनाया जाता है। और उसी दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ से इतना हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा? 25, 26 और 25 का आंसर होगा कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा, वायरस द्वारा या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 26 का क्या रहेगा? ऑप्शन 26 का भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का क्या सही होगा? बात करेंगे प्रश्न नंबर मेरे पास है 26, इसका सही रहेगा सी। सी से हमारा मतलब है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है या वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है? या एक वायरस है, या एक वायरस है। वायरस है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है। चलो, उसके बाद बात करें वायरस की बात करें तो अभी एक आया था कोविड 19। कोविड-19 क्या था? ये भी एक वायरस था। यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आज है जैसे मेरे आज दिन है, आज तारीख है 24 मार्च। क्या है? 24 मार्च। तो बताएं भैया 24 मार्च को क्या मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो टीबी दिवस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। तो यह कैसे होता है भैया? ये भी एक वायरस से होता है। किससे भैया? वायरस से होता है। तो इसकी जो टीबी इसको निवारण किसका इलाज होता है कि नहीं? हाँ, इसका इलाज लॉन्ग चलता है, लगभग 6 मंथ का इसका इलाज है। उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये किस वायरस से होता है? तो जो टीबी होता है यह ट्यूबरकुलोसिस वायरस के द्वारा ही होता है, ठीक है। वायरस के द्वारा ही होता है। यहाँ से मुझे याद आया कि एक होता है TMB, टोबाको मोजेक वायरस।
एक बार फिर आपको हमको चैलेंज देते हैं इस कमेंट का। कमेंट में मुझे ये बताना ये TMB टोपिक मोजेक वायरस किसमें पाया जाता है। हिंट हम आपको बता दें, ये किसी खाने वाली चीज की पत्तियों में पाया जाता है और भारत में युवा बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग करता है। ये TMB की जब खोज हुई थी तो साइंटिस्ट ने इसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे अपना पेशा बना लिया और अब क्या है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं TMB को। तो ये TMB किस में पाया जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का वायरस यानी कि से हो जाएगा वायरस, ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र प्लावी पादपों के तने कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? मोटे व कठोर होते हैं, शाखित होते का व कठोर होते हैं, या प्रकंद होते या पतले व कोमल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र प्लावी पादपों के तने कैसे होते हैं? तो देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे तो हमारा उत्तर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा, सॉरी डी वाला सही हो जाएगा। डी से हमारा क्या मतलब है, हमारा डी से क्या मतलब है, जो स्वतंत्र प्लावी पादप पौधे होते हैं, क्योंकि ये पादप पौधे तो ये पतले व कोमल होते हैं। कैसे भैया, ये पतले व कोमल होते हैं, पतले व कोमल होते हैं। कैसे होते हैं, कोमल पौधे होते हैं। इनकी पत्ती में रंध्र और तना ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे पौधे होते हैं जो ज्यादातर जल के संपर्क में रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पक्षियों में सक्रिय अंडाशय अंडवाहिनी होता है। क्वेश्चन नंबर भैया 28 और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में जानते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में सक्रिय अंडाशय तथा अंडवाहिनी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है दाईं ओर, ऑप्शन बी है बाईं ओर, ऑप्शन सी है दायां अंडाशय बाईं अंडवाहिनी, या फिर ऑप्शन डी दायां अंडाशय या दोनों अंडवाहिनी। तो पक्षियों में जो सक्रिय अंडाशय तथा अंडवाहिनी पाई जाती है वो दायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनी, जो कि 28 का उत्तर हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात आई पक्षियों की, तो मुझे बताओ जो पक्षी होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है? और पक्षी का जो हृदय होता है, हृदय या कितने चेंबर का होता है, कितने चेंबर का होता है? पक्षी की बात आई तो पक्षी में होती है गौरैया। एक गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी खूब अभी चर्चे में चल रहा है पक्षी के बारे में, ठीक है। और पक्षी की उड़ान भरता है, पक्षी जो उड़ान भरता है वह कौन विधि पे यानी कितनी विमीय संरचना पे पक्षी उड़ान भरता है? यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। फिर सबसे बड़ा पक्षी पृथ्वी पर कौन सा पाया जाता है, सबसे छोटा पक्षी पृथ्वी पर कौन सा पाया जाता है, ठीक है। और इसमें से ये 5 क्वेश्चन चलिए बताए, 5 क्वेश्चन। तो शुरू करें। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम आरेंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरेंथोलॉजी कहते हैं। आरेंथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। पक्षी के अध्ययन को आरेंथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद क्या है मेरे पास अगला क्वेश्चन है हृदय। पक्षी का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक यानी 4 चेंबर में होता है। कैसे याद रखेंगे? अरे भैया पक्षी और मानव दोनों का हृदय 4 कोष्ठक में होता है। उसके बाद उड़ान, जो पक्षी उड़ान भरता है, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, ये कैसे भरता है? ये त्रिविमीय संरचना पर। कैसे? पक्षी भैया त्रिविमीय संरचना पर उड़ान भरता है, संरचना पर उड़ान भरता है। देखो पक्षी जब उड़ता है तो पंख भी चलाता है, पैर भी चलाता है और अपने पूरे आगे भी जाता है। देखो पहली सुनो, पक्षी का आगे जाना एक रचना, पक्षी के पंखों का चलना दूसरी संरचना, और उसके द्वारा जो कार्य किया गया एकदम पृथ्वी से ऊपर जाना तीसरी संरचना। तो एकमात्र पक्षी पृथ्वी पर ऐसा है जो त्रिविमीय संरचना पर कार्य करता है। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी भैया कौन सा है? तो बात करेंगे शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह इसकी पाचन क्रिया इतनी मजबूत होती है कि ये पत्थर को भी पचा लेता है। किसको? पत्थर को भी पचा लेता है। उसके बाद बात करें शुतुरमुर्ग से, क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाती है? तो भैया जो ईग होता है, ईग मतलब अंडा,
तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है लगभग 1 kg प्लस होता है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ही पाई जाती है। उसके बाद सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? तो सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है। अब याद रखना, गुंजन पक्षी आप लिखते हैं, और अगर गुंजन पक्षी ऑप्शन में होगा या फिर हामिंग बर्ड होगा। कौन सा? गुंजन पक्षी या फिर हामिंग बर्ड। तो अगर बात करेंगे हामिंग बर्ड की, देखिए हामिंग बर्ड चिड़िया या फिर गुंजन पक्षी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो हामिंग बर्ड होगा या गुंजन पक्षी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दिया गया हो आप उसको टिक कर लेंगे। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से कवर करेंगे। हम कौन सा? जैसे हमारा क्वेश्चन 28 था, पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हृदय किसके 4 चैम्बर का होता है? उड़ान भरते हैं त्रिविमीय संरचना पर। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है जो पत्थर को पचा लेता है। इसी की सबसे बड़ी कोशिका इसका अंडा होता है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है। यदि गुंजन ऑप्शन में ना हो तो हम इसे हामिंग बर्ड लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29। क्या करा क्वेश्चन नंबर 29? पादपों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? बताएं भैया, किस रूप में संचित होता है? हमारे अंदर जो पादप हैं या फिर पौधे हैं, जीव हैं, इनके अंदर तो ग्लाइकोजन किस रूप में संचित होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 तो इसकी बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज। ऑप्शन बी स्टार्च और ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी स्टार्च और ग्लूकोज। ऑप्शन सी सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो भैया जी पादपों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट को जो संचित करता है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है। क्या भैया? स्टार्च और क्या होगा? और ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन होता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को संचित रखता है। जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 29 का बी सही हो जाएगा। अब ध्यान देना, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? स्टार्च मानव के मुंह या मंड में पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। अच्छा, ये जो स्टार्च है भोजन पाचन में मदद करता है, ये लाल ग्रंथियों से शुरुआत होती है। कहाँ से? इसकी लाल ग्रंथियों से शुरुआत होती है। तो भैया बताएं मानव के मुख में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो भैया 6 पाई जाती हैं। उसके बाद कितनी जोड़ी पाई जाती है? ऐसे तो कुल कितनी भैया? कुल पूछे तो 6 बताएंगे, लेकिन बात करें कि लाल ग्रंथियां कितनी जोड़ी में पाई जाती हैं, तो जोड़ी की बात करेंगे भैया तो जोड़ी में कितनी? 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी होती हैं? टाइलिन होती हैं और एमाइलेज होती हैं और लाइपेज होती हैं। इस प्रकार से तीनों पाई जाती हैं। एमाइलेज क्या करती है? अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो जो भी उसमें बैक्टीरिया वायरस होता है तो मुख में ही वो मार देती है। तो हाँ, इस पर हम बात करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन 29 का कौन सा बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च ग्लाइकोजन। स्टार्च लार में पाया जाता है। लार में कितनी लाल ग्रंथियां होती है? तो कुल 6 लाल ग्रंथियां होती हैं। और कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 30। क्या कह रहा? आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए थायमिन। ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। ऑप्शन सी फोलिक अम्ल या ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात भैया, आरबीसी क्या होता है? हम आखिर किसे कहते हैं आरबीसी? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम आर, बी और सी। आरबीसी का मतलब होता है रेड व्हाइट सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका। ठीक है। अच्छा, ये जो आवश्यक है तो इसके निर्माण में जो विटामिन आवश्यक होता है वो होता है कौन सा? फोलिक अम्ल। कौन सा भैया? आरबीसी में फोलिक अम्ल आवश्यक होता है। फोलिक अम्ल। अब एक बात पे ध्यान देना भैया, अगर आपके खून में कोई प्रॉब्लम है तो आप जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको वो आयरन की गोली देगा। किसकी? आयरन की टेबलेट देगा, जिससे कि आपका खून अच्छे से वर्क कर सके। अच्छा, जो आरबीसी होता है भैया, ये मानव शरीर में कितने दिन तक जीता है? 2 होते हैं, एक तो आरबीसी होता है और एक WBC होता है। इसका होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो WBC की अगर बात करें
तो उसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। और आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन, मतलब कि 100 से 120 दिन का होता है जीवन काल। अच्छा, ये भैया जो ब्लड लाल होता है किसी कारण, तो ये हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा होता है भैया, लाल होता है। कैसा, लाल होता है। इसमें क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोजन पाया जाता है, इसलिए लाल होता है। अच्छा, पूरे शरीर में जो रक्त जाता है तो कौन लेके जाता है, तो भैया O2, यानी कि शरीर में रक्त लेके कौन जाता है, ऑक्सीजन जाता है। रक्त को शरीर में पंप भैया कौन करता है, तो भैया हृदय, यानी कि हृदय जो होता है वो पंप करता है किसको, खून को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा से हो जाएगा कि आरबीसी जो होता है ये फोलिक अम्ल की कमी मत को दूर करता है। ठीक है, फोलिक मतलब आयरन है, आयरन। अब बात करें परमाणु क्रमांक की, बात करें जो आयरन है तो परमाणु क्रमांक किसमें, 26 पर रखा हुआ है आवर्त सारणी में। तो यहाँ से इतना कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रशीतन से पहले सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य है। मतलब कि प्रशीतन से पहले सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य है रंग में वृद्धि, सेल्यूलोज का नरम पड़ना, ऑप्शन सी एंजाइम निष्क्रिय होना, या ऑप्शन डी एंजाइम का निष्क्रियण। सब्जियों से पहले, प्रशीतन से पहले सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे। हमारा कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 31, यानी क्वेश्चन नंबर 31। और 31 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही हो जाएगा वो सी एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, सी। कौन सा भैया, सी, यानी कि एंजाइम निष्क्रियण। जो प्रशीतन के पहले सब्जियों को ब्लांच करने के लिए उद्देश्य इसमें कौन सा होता है, तो एंजाइम निष्क्रियण। इसका तो ऑप्शन आप जान के इसी से हो गया। अब मुझे बताओ, अगर आप मार्केट से सब्जी लाए, क्या लाए भैया, कोई भी सब्जी लाए और उसे बाउल किए, मतलब उसे उबाले, ठीक है, उसे बाउल किए, तो वहाँ से कौन सा विटामिन या कौन सा भैया कह सकते हैं विटामिन उड़ जाता है। तो उबालते समय कौन सा विटामिन फुर्र हो जाता है भैया, बताएं, शहीद हो जाता है। तो विटामिन सी शहीद हो जाता है। शहीद हो की बात है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया, बताएं। तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है भैया, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका, विटामिन सी का। विटामिन सी इत्यादि किसमें पाया जाता है भैया, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें, खट्टे फलों में पाया जाता है। ब्रैकेट में आप यहाँ पे दही भी लिख सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा भैया आंवले में पाया जाता है। किसमें, आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ से इतना हम कवर कर लेंगे। अच्छा, ये अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई बाय द वे, तो कौन सा रोग होगा भैया, तो आपके जो मुंह के मसूड़े हैं वो फूल जाएंगे, यानी कि दांतों से संबंधित रोग हो जाएगा। दांतों से संबंधित रोग हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। तो यहाँ से इतना हम कवर करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो प्रशीतन से पहले सब्जियों को ब्लांच करने का उद्देश्य है एंजाइम निष्क्रियण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, सर्वाधिक शहद उत्पन्न करने वाली मधुमक्खी क्या है। मधुमक्खी के बारे में आप अच्छे जान लें। मधुमक्खी जब उड़ती हैं और सारी मधुमक्खी एक ही दिशा की ओर उड़ती हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है रानी मक्खी। रानी मधुमक्खी जैसी इधर आएगी उधर सारी मक्खियाँ मुड़ जाती हैं। सर्वाधिक शहद उत्पन्न करने वाले मधुमक्खी है एपिस इंडिका, एपिस डार्सेटा, या एपिस फ्लोरिया, या एपिस मेलिफेरा। तो भैया सबसे ज़्यादा जो शहद उत्पन्न करती, क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन डी। मक्खी करेगी तो एपिस मेलिफेरा। मधुमक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। तो मेलिफेरा अत्यधिक शहद उत्पन्न करती है। शहद बनता कहाँ से भैया, तो शहद फलों के द्वारा प्राप्त होता है। फलों के द्वारा प्राप्त होता है, या फिर गन्नों के जूस से प्राप्त होता है, या सरसों के फूल से। ये मधुमक्खी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फलों के धन का हम बता चुके आपको क्या कहा जाता है। और ये जो है, ये जो शहद होता है, शहद में जो शर्करा होती है वो कैसी होती है,
भैया कैसी होगी, फ्रक्टोज शर्करा होती है ना, शहद में शर्करा होगी कैसी, फ्रक्टोज शर्करा हो जाएगी। तो यहाँ से इतना हम कवर कर लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, आप क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 देखें। 33, ह्यूमस के कारण मिट्टी में वृद्धि होती है। क्या बढ़ जाता है, क्या जल की क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी बातन क्षमता बढ़ जाती है, या ऑप्शन सी सांद्रता बढ़ जाती है, या फिर डी ये सभी बढ़ जाते हैं। तो ह्यूमस के कारण मिट्टी में भैया क्या बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 33। क्वेश्चन नंबर 33 है ह्यूमस के कारण, इसका ऑप्शन क्या, डी वाला से जाएगा। देखिए जब ह्यूमस के कारण मिट्टी में वृद्धि होगी तो जल की क्षमता भी बढ़ेगी, अतः जल्दी जल सूखेगा नहीं। बातन क्षमता बढ़ेगी क्योंकि मिट्टी की जो बहुतायत मात्रा है वो कम हो जाएगी, और सरलता बढ़ जाएगी। सांद्रता से मतलब है जब फर्टिलाइजर यूरिया डालेंगे तभी से काम होगा। तो हमारा ऑप्शन डी से रहेगा। देखते क्वेश्चन नंबर 34, गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है, क्या गुरुत्वाकर्षण होता है, ऑप्शन बी त्वरण होता है, ऑप्शन सी चाल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है, तो इनकी विशेषता क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी त्वरण। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरती है तो वह कोई ना कोई त्वरण के माध्यम से गिरती है। तो 34 का आंसर जाएगा भैया, यानी क्या रहेगा, वी यानी कि त्वरण। कोई भी चीज गिरती है तो वह एक त्वरण के माध्यम से ही गिरती है। अच्छा बताओ, ऊपर से गिरती हुई वस्तु जब पृथ्वी पर आती है तो उसका वजन क्या होता है भैया, शून्य हो जाता है। अच्छा वजन घटता है कि बढ़ता है भैया, तो वजन घटता है। कोई वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जिस वेग से ऊपर जाती है, कोई वस्तु मैंने हर एक बॉल फेंकी, जिस वेग से गई ऊपर ये उसी वेग से वापस आती है कि नहीं, तो भैया हाँ, वस्तु जिस वेग से ऊपर जाती है वो उसी वेग से नीचे आती है। बट एक समस्या, अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से उड़ गई तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। क्यों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या है, यह पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 आज का लास्ट क्वेश्चन। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है, पदार्थ कहा जाता है, यंत्र कहा जाता है, कंपन कहा जाता है, या माध्यम कहा जाता है। अगर आप ऐसे समझें, आपने कभी गिटार बजाया हो या वीणा बजाया हो या कोई भी मतलब जो तार से बजने वाले वाद्य यंत्र बजाए हो, तो आप बताना जब आपने कोई वाद्य यंत्र बजाया था जो उसमें तार था, तो उस तार की अगर बात करेंगे तो आपने उसमें पैदा किया था कंपन, और उस कंपन के द्वारा ही जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रेषित, क्योंकि वो तार के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ से हमने आज के, अब हाँ ये ध्वनि होती है, इसको हम किसे मापते हैं भैया, इसको हम डेसिबल में मापते हैं। किसमें, ध्वनि को हम डेसिबल मापते हैं। मानव कितनी ध्वनि सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि मानव सुन सकता है। किसकी 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि मानव अपने कानों से सुन सकता है। तो यहाँ तक हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने पूरा किया। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा, और ये जो क्लास है पूरी दिल से बनाई जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज छिपा ली जाए या ना बताया जाए। अत्यधिक फैक्ट इसलिए नहीं बताते हैं कि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ मतलब कोई भी चीज़ पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होता है, आप मेरे व्हाट्सएप पे स्पेशल कमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का कोई मसला हो या कोई पढ़ाई से लेकर कोई समस्या हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। मोबाइल की बात है, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ भी लिख सकते हैं 6306670296। अगर आप हमें इस पर भी कभी भी व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसे हम सोल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।